नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको एक हैवान की हंसी दिखाएंगे जो पूरे देश को चिंता में डाल देगी। 23 साल के इस हैवान का नाम है शाहरुख और इसने अंकिता नाम की एक नाबालिग लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। अंकिता की गलती सिर्फ ये थी कि उसने शाहरुख से बात करने से इनकार कर दिया और शाहरुख को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने अंकिता को जिंदा ही जला दिया। बहुत सारे लोग इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हमने अपने समाज से शाहरुख जैसे हैवानों को नहीं निकाला तो हमारे देश की लड़कियां इसी हैवानियत का शिकार होती रहेंगी। हमारे देश में आज भी लाखों करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें घर से बाहर निकलते ही हर रोज शाहरुख जैसे लोगों का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में करोड़ों महिलाएं इस तरह की घटनाओं पर वर्षों से अपने होठ सिलकर बैठी हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उन्हें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। आज हम उन करोड़ों महिलाओं की वो आवाज उठाएंगे जो वर्षों से उनके मन के अंदर दबी हुई है और अंकिता के लिए इंसाफ मांगेंगे। इसके बाद हम आपको हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर उनका वो इंटरव्यू दिखाएंगे जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ध्यानचंद गुलाम भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लोगों को पहली बार आजादी का अनुभव कराया और विश्वास दिलाया कि एक भारतीय भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। और आज खेल दिवस के मौके पर हम देश के हर माता पिता से अपील करेंगे कि वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खेलने के लिए जरूर प्रेरित करें और भारत के हर युवा को एक खिलाड़ी की जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें जिसमें फिटनेस भी है, अनुशासन भी है और हार को स्वीकार करने का जज्बा भी है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि 2021 में कैसे भारत के युवाओं ने आत्महत्या करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। 1967 से अब तक सबसे ज्यादा आत्महत्याएं वर्ष 2021 में यानी पिछले साल हुई हैं। हर रोज 450 लोग जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं और इनमें सबसे बड़ी संख्या डिप्रेशन के शिकार युवाओं की है। और क्या इसके पीछे सोशल मीडिया की लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वाली होड़ है? आज इसका पूरा विश्लेषण हमारे साथ देखिए। लेकिन पुलिस द्वारा इस लड़के को गाड़ी में बैठाया गया तो इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं था और इस दौरान 23 साल का यह लड़का बार बार मुस्कुराकर हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, पुलिस, सरकार और लोगों से कड़वे सवाल पूछ रहा है या ये कह लीजिए कि हमारे पूरे देश के समाज का, हमारी और न्यायिक व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा है। सोचिए, इसके चेहरे पर यह बेफिक्री इसलिए है कि यह हत्या जैसे अपराध को मामूली अपराध समझ रहा है और इसे अपने गुनाह की गंभीरता का शायद कोई अंदाजा नहीं है। या फिर यह इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने सिर्फ बात करने से इनकार करने पर ही एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी और पुलिस उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाई। असल में से कोई नहीं रोक पाया, ना पुलिस रोक पाई, ना अंकिता का परिवार रोक पाया, ना अंकिता रोक पाई और ना ही हमारा समाज रोक पाया। और शायद या फिर यह लड़का हमारे देश की पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि यह भी कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके बहुत जल्द जमानत लेकर जेल से बाहर आ जाएगा। या फिर इस आरोपी को खुद के मुस्लिम होने और झारखंड की राजनीति में धर्म की जरूरत से ज्यादा अहमियत का इसे एहसास हो चुका है। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस आरोपी की हंसी आज पूरे देश को किसी शूल की तरह चुभ रही है और लोगों में काफी गुस्सा है। हालांकि यहां सवाल झारखंड पुलिस को लेकर भी है और ऐसा आरोप लग रहा है कि पुलिस ने पीड़ित लड़की की उम्र 19 साल बताने की पहले कोशिश की ताकि आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज ना हो पाए। परिवार के लोगों के पास भी जब जाते हैं तो अक्सर कई बार यह कहा जाता है कि स्कूल जाना ही बंद कर दो, पढ़ाई करना बंद कर दो, दफ्तर जाना बंद कर दो या फिर अपना रास्ता बदल लो। लेकिन इस जो समस्या है इसका स्थायी इलाज किसी के पास नहीं है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कॉलेज जाने वाली 90% छात्राएं कभी ना कभी छेड़खानी का शिकार होती है। 90%। और ये तो दिल्ली की बात है। दिल्ली ही क्या, देश का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां पर 90% से ज्यादा महिलाओं ने जीवन में कभी ना कभी ऐसे मंचलों का सामना ना किया हो। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हर 10,000 महिलाओं में से सिर्फ एक महिला छेड़खानी की शिकायत पुलिस में जाकर करती है। सोचिए, 10,000 में से एक मामला छेड़खानी का पुलिस तक पहुंचता है। 9,999 मामले महिलाएं खुद ही खून का घूंट पीकर दबा जाती हैं।
यानी ज्यादातर महिलाएं छेड़खानी को अपनी नियति मान चुकी हैं, अपनी बदकिस्मती मान चुकी हैं और उसे वो चुपचाप पूरा जीवन बर्दाश्त करती रहती हैं। 98% महिलाएं मानती हैं कि सड़क पर छेड़खानी यानी ईव टीजिंग की वजह से उनके पढ़ाई और उनके करियर पर बुरा असर पड़ा है। यह छेड़खानी कई तरीकों से की जाती है। 64.9% मामलों में यह छेड़खानी गाने गाकर, अश्लील गाने गाकर की जाती है। 53.5% मामलों में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से घूर कर देखा जाता है। 48.5% मामलों में कोई ना कोई कमेंट पास करके छेड़खानी की जाती है, कोई ना कोई अभद्र टिप्पणी महिला या लड़की के बारे में की जाती है। 40% मामलों में लड़कियों का रास्ता रोक लिया जाता है और 36.3% मामलों में आरोपी द्वारा लड़कियों को आपत्तिजनक तरीके से छूने की कोशिश की जाती है। ऐसे मामलों में एक बड़ी समस्या हमारे समाज की सोच को लेकर है, क्योंकि जिन मामलों में कुछ लड़कियां शिकायत करती भी हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो नीचे देखकर चलें, इधर उधर ना देखें। ऐसे लोगों की तरफ देखती ही क्यों हैं जो उनकी तरफ इस तरह की बातें करते हैं। अंग्रेजों में भी मेजर ध्यानचंद का काफी खौफ था। वर्ष 1928 में जब एम्स्टरडैम में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ तो इन खेलों में भारत की हॉकी टीम ने पहली बार हिस्सा लिया और इस बात से ग्रेट ब्रिटेन इतना डर गया कि उसने ओलंपिक खेलों में अपनी हॉकी टीम को भेजने से ही इनकार कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा जो गुलाम खिलाड़ी है ये हम ही को हरा दे। दरअसल उस समय ओलंपिक खेलों से पहले ही भारत की हॉकी टीम इंग्लैंड पहुंच गई थी और उसने एक मैच में ग्रेट ब्रिटेन की टीम को बुरी तरह से हराया भी था। भारत की एक खेल यात्रा उस दौर में शुरू हुई जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। वर्ष 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था और इसमें भी भारत की तरफ से जो एक खिलाड़ी शामिल हुआ था वो ब्रिटिश मूल का था। इस खिलाड़ी का नाम था नॉर्मन पिचर्ड। आज भारत की खेल यात्रा को लगभग 122 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिनमें 75 वर्ष की यात्रा हमने एक आजाद देश के रूप में तय की है। लेकिन इसके बावजूद इन 75 वर्षों में हमारा देश खेल के क्षेत्र में आज भी एक बड़ी महाशक्ति नहीं बन पाया। हालांकि पहले से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन महाशक्ति आज भी नहीं है। ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले देशों की सूची में हमारा देश आज भी 58वें स्थान पर है। यानी पिछले 122 वर्षों में भारत कुल मिलाकर सिर्फ 35 मेडल जीत पाया है, जिनमें 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जबकि इस सूची में लगभग 3000 मेडल के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। इसके बाद ब्रिटेन के पास 948, जर्मनी 892, फ्रांस 874, इटली 742 और चीन 696 मेडल जीत चुका है ओलंपिक्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के पास उतने मेडल नहीं है जितने होने चाहिए थे। हमारा देश इस सूची में 5वें स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश हमसे ऊपर हैं, जिनकी आबादी हमारे राजस्थान राज्य से भी कम है। खेल के क्षेत्र में भारत के पिछड़ने के 2 बड़े कारण हैं। पहला, हमारी सरकारों और लोगों ने जितना महत्व और जितना पैसा क्रिकेटर्स को दिया, उतना पैसा और दूसरी सुविधाएं और लोकप्रियता बाकी खेलों को नहीं मिली। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की मीडियन एज लगभग 28 वर्ष है, यानी देश की आधी आबादी की उम्र हमारे देश में 28 वर्ष से कम है, जबकि 18 से 30 वर्ष के 37 करोड़ युवा हमारे देश में। सोचिए, 37 करोड़ युवा हमारे देश में ऐसे हैं जो 18 से 37 के बीच हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर युवा ऐसे हैं जो शायद परिश्रम नहीं करना चाहते, शारीरिक परिश्रम तो नहीं, बल्कि वो घर में रहकर इंडोर गेम्स खेलना चाहते हैं, वीडियो गेम्स खेलना चाहते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर अपना समय बिताना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। फिलहाल हमारे देश के युवा एक दिन में औसतन 218 मिनट ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। पहले ये 24 घंटे में औसतन 151 मिनट था, लेकिन अब बढ़ गया है। इसके अलावा वर्ष 2018 में भारत में ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले यूजर्स की संख्या 26 करोड़ 90 लाख थी, जो 2020 में 37 करोड़ 50 लाख हो गई और अनुमान है कि इस साल के आखिर तक यह संख्या 51 करोड़ हो जाएगी। वर्ष 2019 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 8,300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन इस साल के आखिर तक ये इंडस्ट्री 21,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। यानी भारत के ज्यादातर युवा आज इंटरनेट के नशे में डूबे हुए हैं। इसलिए आज हम हर माता पिता से ये अपील करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को घर से बाहर जाकर खेलने के लिए प्रेरित करें और उन्हें ये समझाएं कि इंटरनेट का नशा
कितना खतरनाक होता है। इसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स को समय की बर्बादी मानते हैं या सोचते हैं कि स्पोर्ट्स का संबंध सिर्फ खिलाड़ियों से है, ऐसे लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ बातों को आप समझिए। अगर आप भारत के युवा और भारत के बच्चे स्पोर्ट्स खेलने लगे, खेल कूद करने लगे, तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात, जीतना तो आपको हर कोई सिखाता है, लेकिन स्पोर्ट्स में आप हारना और हार को स्वीकार करना सीखते हैं। दूसरी बात, खेल आपको फिट रहना सिखाता है, आपकी फिटनेस ठीक रहती है। तीसरी बात, इससे आप अनुशासन में रहना सीखते हैं, क्योंकि खेलों का मतलब ही है अनुशासन। चौथी बात, खेल आपके शरीर और आपके मन दोनों को मजबूत रखता है। पांचवी बात, इससे शरीर और दिमाग का जो संयोजन होता है, आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है शरीर और दिमाग का, वो बढ़ता है। छठी बात, यह आपको लाइन में खड़े होना सिखाता है। और सातवीं बात, इससे आप धैर्य रखना भी सीखते हैं। और सोचिए, आज भारत के 140 करोड़ लोग अगर खेलों के इन सिद्धांतों को जीवन शैली के रूप में आज अपने जीवन में अपना लें, तो पूरा देश फिट हो जाएगा, पूरे देश के लोगों में अनुशासन आ जाएगा। अगर हमारे देश में चीजें हमारे देश के लोग सीख गए, तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही तो हमें सीखना है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज हमारे युवा अनफिट है, हमारे युवा मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप खेल कूद करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल ही जीतिए, लेकिन एक खिलाड़ी की तरह सोचना शुरू कीजिए, एक खिलाड़ी की जीवन शैली को अपनाना शुरू कीजिए और अपने जीवन को ऐसे बिताइए जैसे आप एक खिलाड़ी हैं। तो फिटनेस भी आ जाएगी, शरीर की फिटनेस भी आएगी, मन की फिटनेस भी आएगी, अनुशासन भी आएगा, शरीर और मन के बीच में जो सिंक होना चाहिए वो भी आपके अंदर आएगा, हार को स्वीकार करने का जो जज्बा होता है वो भी आपके अंदर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह भी समझ में आएगा कि लाइन में खड़े होना क्या होता है, क्योंकि हमारे देश के लोग आज भी लाइन में खड़े नहीं होना चाहते, लाइन तोड़ना चाहते हैं। अब भारत की एक ऐसी समस्या का विश्लेषण करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपको हैरानी होगी, कोविड के दौर में भारत में आत्महत्याओं की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे पास आज जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, चिंतित करने वाले हैं, और वो बताते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश तो है, लेकिन हमारे देश के युवा नए दौर के जीवन और चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पा रहे, और देश में आत्महत्या के मामले अब पहले के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की नई रिपोर्ट बताती है कि 2021 में देश भर में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की, यानी हर दिन औसतन 450 लोग अपने जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर रहे थे, और हर 10 लाख लोगों में से 120 लोगों ने आत्महत्या की। ये 1967 के बाद हमारे देश में आत्महत्याओं का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चिंता की बात यह है कि इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आत्महत्या करने वाले लोगों में 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है। 2020 की तुलना में 2021 में आत्महत्या के मामले करीब 7.5% बढ़ गए। 2020 में 1,53,000 लोगों ने आत्महत्या की थी, और अक्सर ऐसे आंकड़े और संख्याएं देखकर लोग कुछ महसूस नहीं कर पाते, लेकिन आज इसके पीछे दबे हुए कारण और परिस्थितियों के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि देश के ज्यादातर लोग जाने अनजाने डिप्रेशन के साथ जी रहे हैं। हो सकता है आप भी जी रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश के लोग डिप्रेशन जैसी समस्याओं पर कभी खुलकर बात नहीं करते, इसके बारे में किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेना चाहते। वो अपनी कुंठा और परेशानियों के साथ जीते रहते हैं और एक दिन हालात से हार मानकर आत्महत्या कर लेते हैं। भारत में होने वाले आत्महत्याओं के मामले में सबसे ज्यादा 33% वजह पारिवारिक समस्याएं, जबकि 18% लोगों ने अलग अलग बीमारियों की वजह से डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने की एक बड़ी वजह पैसे की तंगी भी है। इस रिपोर्ट में आत्महत्या करने वाले 64% यानी 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी सालाना कमाई 1 लाख रुपए से भी कम थी, यानी गरीबी एक बहुत बड़ी वजह है। सुसाइड करने वालों में 25% से ज्यादा लोग दिहाड़ी मजदूर थे, और 25% युवा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र थे। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश का युवा अपनी परिस्थिति और मनोस्थिति के बीच तालमेल नहीं बैठा पा रहा। युवा पीढ़ी इंटरनेट की बनावटी और आकर्षक दुनिया में डूबी हुई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के नशे ने उनकी समझ और मनोबल को कमजोर कर दिया है। आज सोशल मीडिया पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की कमी युवाओं में डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन रही है। हमारे देश में 52 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और वो हर रोज कम से कम 2.5 घंटा सोशल मीडिया पर बिताते हैं। ये जमाना इंफॉर्मेशन के लोकतंत्र का है।
सबके पास सूचनाएं पहुंच रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाला युवा भी इंटरनेट पर बड़े बड़े सपने दिख रहा है। वो इन चीजों को पाना चाहता है जो उसकी हैसियत और बजट से बाहर है, उसकी काबिलियत से भी बाहर है। और कोविड काल में ये सोच और डिप्रेशन की समस्या बढ़ती चली गई। यानी लोग अपने जीवन से खुश नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो सब करना चाहते हैं जो वो इंटरनेट पर देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास काबिलियत भी नहीं है, मौका भी नहीं है। इसका दूसरा पहलू यह है कि कोरोना महामारी के बाद लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया। उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी की भावना बढ़ गई। अपनों को खोने का दुख, मौत का डर और आर्थिक नुकसान ने लोगों को मानसिक रूप से बहुत कमजोर बनाया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान इस बीमारी से पीड़ित करीब 30% लोग डिप्रेशन में चले गए थे। इस बीमारी का असर लोगों की सहन शक्ति पर पड़ा। वो अब परिस्थिति से लड़ने की बजाय उससे हार मानने को आसान रास्ता मानते हैं। इस सोच को भी हमें बदलना होगा और तभी भारत में इन आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। तो ये भारत के युवाओं को आज सोचना होगा, भारत के समाज को भी सोचना होगा कि इन आत्महत्याओं को कैसे रोका जाए। भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है और अगर हमारे जो बच्चे हैं और युवा हैं इसी तरह आत्महत्या करते जाएंगे या डिप्रेशन में रहेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में ही रहेगा। अब आखिर में आज का इतिहास। आज वर्ष 1958 में किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन का जन्म हुआ था। माइकल जैक्सन का नाम दुनिया के सबसे ज्यादा पुरस्कार पाने वाले गायक के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। उन्होंने अपने जीवन में 4,542 करोड़ रुपए कमाए और अपनी मौत के बाद भी माइकल जैक्सन को फोर्ब्स मैगजीन ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक डेड सेलिब्रिटी बताया था। यानी मौत के बाद भी वो लगातार जमकर पैसा कमाते रहे। 1831 में आज ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी। यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे आज भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, इंडक्शन मोटर और इंडक्शन कुकर जैसे तमाम उपकरण चलते हैं। आखिर में आपके लिए माइकल जैक्सन का एक शानदार कथन। उन्होंने कहा था, संसार में नफरत फैली हो तो हमें उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना, जहां निराशा हो वहां सपने देखना नहीं छोड़ना है, और जब चारों तरफ अविश्वास हो तो विश्वास का दामन नहीं छोड़ना है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही।